तो आज की वीडियो में हम आपके एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देने वाले हैं। बहुत से किसान भाई सवाल करते रहते हैं तो उसका मैं जवाब भी देता रहता हूं, लेकिन आज का सवाल कुछ अहम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पे एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो अगर चैनल पे नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में गबोट अवस्था में यानी गोब अवस्था जो होती है, बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था, क्या हम इस अवस्था में यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी रूप में, चाहे हम दानेदार यूरिया डालें, चाहे हम यूरिया खाद का स्प्रे कर रहे हों, या फिर हम NPK में जो नाइट्रोजन होता है उसका ही स्प्रे कर रहे हों। तो आज मैं पूरी जानकारी इस संबंध में देने वाला हूं कि गोब अवस्था या फिर गबोट अवस्था या फिर बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में हम अपने धान में यूरिया दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। पूरी जानकारी इस संबंध में देने वाला हूं। वीडियो की साइज़ थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बार बार आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जब अगर यूरिया खाद देते हैं चाहे किसी भी रूप में, तो उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या नुकसान होता है, क्या लाभ होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ़ायदे के बारे में। अगर हम यूरिया खाद का प्रयोग अपने धान की फसल पर करते हैं, चाहे दानेदार या फिर किसी भी रूप में, तो उसका लाभ क्या होता है। तो सबसे पहला लाभ आपको ये हो जाता है कि अगर आप गबोट अवस्था में करते हैं, बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में, तो उस समय आपकी जो धान की बालियाँ हैं वो काफ़ी जल्दी बाहर निकल आती हैं। मतलब एक साथ काफ़ी ज़्यादा बालियाँ आपके धान की फसल में जल्दी निकल आती हैं। बालियाँ आने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। समझ लीजिए कि आपके पौधे को एक बूस्टर मिल जाता है, बूस्ट मिल जाता है, जिससे आपकी सारी बालियाँ जल्दी से बाहर आ जाती हैं। एक केवल यही फ़ायदा होता है अगर हम इस समय धान में यूरिया खाद दे देते हैं। अब हम जानते हैं नुकसान के बारे में। तो अगर हम नुकसानों की बात करें तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाती है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी जानकारी आपको दे सकूँ। तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि अगर आप धान की फसल में गबोट अवस्था या फिर गोब अवस्था जो भी आप बोलते हो, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था, उस अवस्था में नाइट्रोजन अगर आप दे रहे हैं, यूरिया अगर आप दे रहे हैं, चाहे नाइट्रोजन किसी भी रूप में आप दे रहे हो, चाहे दानेदार स्प्रे या फिर NPK, तो इस समय पौधे में अगर आप देते हैं तो पौधा अपनी हाइट जो है, ग्रोथ को बढ़ाने में लग जाता है। मतलब अपनी जो एनर्जी है पौधा वो सारी एनर्जी पौधे के विकास में लगा देता है, बालियों के विकास में नहीं मिल पाता है, यानी बालियों को सही से खुराक नहीं मिल पाती है। और इस समय बालियों को सबसे ज़्यादा खुराक की आवश्यकता होती है। जब हमारी धान की फसल गबोट अवस्था में होती है, यानी बालियाँ निकलने वाली अवस्था में होती है, उस समय धान की फसल में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है खाद की। तो अगर हम नाइट्रोजन देते हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं वो अपनी बढ़वार में एनर्जी लगाने लगते हैं, पौधे की ग्रोथ, पौधे की लंबाई को बढ़ाने लगते हैं, जिससे सबसे पहला नुकसान तो यही होता है, जो हमारी बालियाँ निकलती हैं वो काफ़ी छोटी रह जाती हैं, बालियों की साइज़ छोटी रह जाती है, बालियों में दाने सही से नहीं भर पाते हैं, क्योंकि हमारी पौधे की एनर्जी जो है वो पौधे के विकास में चली जाती है। तो इसलिए अगर आप इस समय उपयोग करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आएगी कि आपके जो दाने हैं, आपकी जो बालियाँ हैं वो छोटी रह जाएंगी, दाने आपके खाली भी रह सकते हैं। तो इसलिए हमें गबोट अवस्था में इस्तेमाल नहीं करना है। पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरा नुकसान एक ये हो जाता है कि अगर हम यूरिया खाद देते हैं या नाइट्रोजन देते हैं तो हमारा जो पौधा है काफ़ी लंबा हो जाता है। इससे सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हमारी पौधा जो है वो गिर जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जब आखिर में आपका पौधा काफ़ी लंबा हो जाएगा, तेज़ हवाएं चलती हैं, इस कारण पौधा भी आपका गिर जाता है। तो इसलिए दूसरा नुकसान तो यही हो जाता है, ज़्यादा बड़ा होने से पौधा आपका गिर भी जाता है। तो इस समय आपको फोकस आपको केवल बालियों पे करना है, ना कि पौधे के विकास पे। अभी तक हमने जो भी खादें दी वो पौधे के विकास के लिए दी कि ज़्यादा उसमें कल्ले आए, ज़्यादा उसमें नए नए मतलब ज़्यादा बालियाँ निकलने के लिए, अच्छे से पौधे का विकास हो सके। लेकिन अब हमें ध्यान देना है बालियों के ऊपर, तो इसलिए हम नहीं देते हैं। तीसरा नुकसान क्या होता है अगर आप इस समय देते हैं यूरिया खाद, तो इस समय हमारी धान की फसल पे हापर का अटैक काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। जब हमारी फसल पे हापर कीट का अटैक होता है तो हमारे काफ़ी नुकसान हो जाता है। दोस्तों, जो हापर कीट होता है ये हमारे कल्लों के बीच में ज़मीन की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। इसका जो आक्रमण होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में दूधिया अवस्था में होता है, यानी जब आपके धान में जो दूध वाली अवस्था होती है, मिल्किंग वाला पीरियड, उस अवस्था में होता है, जिससे हमारी फसल पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तथा दाने के भराव के समय भी इनका आक्रमण हो जाता है। इनके रस चूसने के कारण जो तना होता है वो सूख जाता है, जिससे हमारी बालियाँ भी सूख जाती हैं और काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। तो इसका जो विस्तार है वो यूरिया खाद के प्रयोग से और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो समय से इसका भी आपको निदान करना है। कौन सी दवाई डालनी है अगर आप नहीं जानते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा कि हापर का आपको रोकथाम कैसे करना चाहिए। इसके साथ साथ नोड ब्लास्ट की समस्या भी देखी जाती है। नोड ब्लास्ट की जो बीमारी है वो भी आपकी धान की फसल पे हो जाती है अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस समय यूरिया खाद का उपयोग कर देते हैं धान में बालें निकलने से पहले, तो ये समस्या देखी जाती है। इसके अलावा जो हमारा स्टेम रोड है यानी तना गलन जो रोग है, उसका भी अटैक हो जाता है अगर आप यूरिया खाद का प्रयोग धान में
गबोर अवस्था में करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस समय करने से होता है। तो इसलिए आपको इस समय यूरिया खाद के इस्तेमाल से बचना चाहिए, नहीं करना है, नहीं तो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई बंद ऐसा करते हैं कि वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं इतना यूरिया डाल दीजिए, धान में बालियाँ जल्दी निकल आएंगी, एक साथ निकल आएंगी। लेकिन ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करता कि धान में बालियाँ नहीं निकलेंगी, लेकिन बालियों की साइज़ छोटी रह जाएगी, दाने जब आपके भर ही नहीं पाएंगे, आपका उत्पादन कम रह जाएगा। तो हमें यूरिया खाद देने से लाभ ही क्या होने वाला है। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको यूरिया यानी नाइट्रोजन का इस्तेमाल कब करना चाहिए। अगर आप करना ही चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं, एक अच्छा तरीका होता है करने का, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हम यूरिया खाद नहीं दे सकते हैं तो हमें क्या देना चाहिए गबोर अवस्था में, ताकि जो हमारे दाने आए लंबे आए, मतलब बालियाँ जो आए लंबी आएँ, दाने सारे भरे रहें, कोई भी नुकसान हमारी फसल पर ना हो सके। तो इसके लिए आपको 2 खादों का इस्तेमाल करना है, पहला NPK, दूसरा बोरोन। NPK में हम इस्तेमाल करेंगे NPK 05234। इस समय इस्तेमाल से काफ़ी लाभ होता है। इसमें फास्फोरस और इसमें पोटास पाया जाता है, 34% पोटास और 52% इसमें फास्फोरस पाया जाता है, जो हमारी फसल में बालियाँ निकलने में मदद करता है। फास्फोरस का इस समय हम प्रयोग केवल इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी बालियाँ आती हैं अच्छी आती हैं, लंबी आती हैं, दाने सारे आपके अच्छे आते हैं। और साथ ही साथ पोटाश डालते हैं तो पोटाश इस समय आपके पौधे को भी मजबूत कर देता है, क्योंकि जो हमारी फसल गिरती है वो गबोर अवस्था से लेकर धान में बालियाँ बनने तक की अवस्था तक गिरती हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका तना मजबूत हो जाता है, फसल आपकी नहीं गिरती है। साथ ही साथ जो पोटाश खाद होता है इसके तो बहुत सारे काम होते हैं, दाने के भराव में मदद करना, दाने सही से आते हैं, दानों के वजन में वृद्धि होती है, दाने आपके चमकदार रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम पोटाश खाद के इस समय होते हैं। तो आपको देना है जो NPK देना है 05234, इसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको बालियाँ निकलने से पहले देना होता है। इसके साथ में बोरोन खाद आपको लगभग 90 से 100 ग्राम की मात्रा में आपको देना होता है। इन दोनों खादों के अलावा तीसरी कोई भी खाद आपको मिक्स करके नहीं देना है। अगर आप सोचते हो कि कोई फंगिसाइड या फिर कोई भी कीटनाशी चाहे फफूंदनाशी का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो बाद में या पहले कर सकते हैं। इस खाद के साथ में आपको, यानी अगर आप बोरोन खाद दे रहे हैं तो उसके साथ में किसी भी कीटनाशी या फफूंदनाशी का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है। आप चाहे तो बाद में दे सकते हैं या फिर पहले दे सकते हैं, दोनों को एक साथ में मिला के आपको नहीं डालना चाहिए। अब हम जान लेते हैं किसान भाइयों की अगर हम यूरिया खाद देना चाहते हैं तो बेहतर समय क्या रहेगा कि हमारी जो धान की फसल है उसमें यूरिया खाद की भी पूर्ति हो जाए, हमें कोई ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो अगर आप धान में नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहते हैं, यूरिया खाद देना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा आप NPK का इस्तेमाल कर दीजिए। कब करना होता है ये भी अब हम जान लेते हैं। दोस्तों, धान में जब बालियाँ निकल जाती हैं, बालियों के जो दाने होते हैं वो भरने लगते हैं, उस अवस्था में आपको NPK जो आता है हमारा 13045, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप देखें कि जो दाने होते हैं थोड़ा सा हार्ड हो गए हैं, बीच से जब आप दबाते हैं दाने तो उसके बीच से जो दूध होता है यानी जो दुग्धावस्था होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर इस समय इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके दाने होते हैं अच्छे से भर जाते हैं, दाने चमकदार होते हैं, साथ ही साथ आपके फसल में नाइट्रोजन की कमी भी पूरी हो जाती है। तो आपको इस्तेमाल करना है जब बालियों में दाने का भराव होने लगता है उसके बाद में। तो अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो लगभग 1 किलोग्राम से 1.2 ग्राम तक आपको देना होता है। अपनी धान की फसल पे स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। जो भी NPK आप डालिए 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना होता है। हमेशा साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल करिए। कई किसान भाई ऐसा गलती कर देते हैं कि कई बार खेत के आसपास जो पानी भरा रहता है उसी का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे हमारे फसल में बीमारियों का जो अटैक हो जल्दी होने लगता है। तो अगर आपकी धान की फसल में अभी कोई भी बीमारी लगी हो तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको क्या करना है, अपनी फसल की निगरानी करते रहना है। कोई भी देखिए कोई भी बीमारी, कोई भी कीट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर आपको पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही साथ आपका समय भी बच सकेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब